और सरकार अपने मनमाने विपक्ष के मजबूत नहीं रहने से सरकार मनमाने तरीके से निर्णय नहीं ले लगती है। परिवार में डिफरेंसेस सिर्फ दोनों भाइयों का नहीं हुआ, बहनों से भी डिफरेंसेज हुआ। उसमें तेजस्वी कहीं ना कहीं अलग थलग दिखे और ऐसा लगा कि एकदम वो परिवार से अलग होके मुख्यमंत्री की रेस में रहना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं जो माँ का एक दर्द था वो हम लोगों ने बड़े बेटे के साथ जो कारण तो कई एक है और बहुत निराशजनक है। कांग्रेस पार्टी को उठने में अब समय लगेगा और पार्टी नेतृत्व को बहुत मंथन करना होगा। ऐसे काम नहीं चलेगा, जिम्मेवारी तो लोगों को लेनी होगी और इस्तीफा देना ही होगा। प्रखंड में, थाने में, अंचल में भ्रष्टाचार बढ़ेगा। चुनाव घोषणा के घंटों पूर्व 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं के खाते में भेजकर उन्होंने महिलाओं के वोट को खरीदा है। और चूंकि बिहार में महिला मतदाताओं का प्रतिशत पुरुष मतदाताओं से 9% ज़्यादा है और हर महिला मतदाता के खाता में 10,000 रुपया पहुँचना, यहाँ आपको पता होगा कि बिहार में चुनाव के एक दिन पहले 500 और 1,000 रुपये पर ही मतदाता बिकते हैं। नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं निशा श्री और आज जो मतदान हो रहा है और उसमें हम आपको लगातार जो है उससे जुड़ी अपडेट्स आपके सामने प्रस्तुत करते रहे हैं और अभी शाम के 4 बज गए हैं और अभी तक का जो अपडेट है उस हिसाब से तो एनडीए जो है वो बम्पर वोटों के साथ दोबारा से सरकार बनाने की स्थिति में नज़र आ रही है। और महागठबंधन की बात करें तो उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा डावाडोल है। कुछ जो महत्वपूर्ण सीट है उनके लिए वहाँ पर भी उनकी जो वोट की प्रतिशत है वो बहुत ज़्यादा गिरते हुए नज़र आ रही है। क्या है ये पूरा अभी का हाल और क्यों हो पाया इतना बड़ा अंतर, इस पूरे विषय पर जानकारी के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं हमारे मेहमान। हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह, साथ में हैं अरुण कुमार सिंह जो कि हमारे राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस से हैं मुकेश त्रिपाठी जी, भाजपा से मनोज कुमार वत्स जी और डॉक्टर नवनीत शांडिल्य हैं जो कि यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट हैं और भाजपा और आरएसएस से भी जुड़े हुए रहे हैं। साथ में डॉक्टर विनोद प्रसाद यादव जो कि आरजेडी से हैं और जनसुराज से हैं हमारे रविंद्र राय जी, तो बीरेंद्र राय जी और माफ़ कीजिएगा जनसुराज से हैं बीरेंद्र राय जी। और अब हम इन सबसे बातचीत शुरू करेंगे। सबसे पहले हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं रविंद्र कुमार सिंह, उनसे ही शुरू करते हैं कि क्या लगता है पूरा का पूरा जो ये था हमारा एग्जिट पोल, उसको धाराशाही बताते हुए एक अलग ही रिजल्ट आया है, क्या कहेंगे? एग्जिट पोल को धाराशाही नहीं बताया जाता है। एग्जिट पोल से भी एक्सेस मतलब अधिक एक्सिट कर गया है, तो उसमें जो एग्जिट पोल है उसको सही ही मानिए। थोड़ा का अंतर होने से तो फिसल जाता ही है जो हम बताए हैं। लेकिन अब इसमें क्या है, जो अप्रत्याशित बहुमत इसको माना जाता है, अप्रत्याशित बहुमत में एनडीए फिर से सत्ता में आ रही है। ऐसी स्थिति में होता क्या है, जो सरकार को अराजक होने का अंदेशा ज़्यादा हो जाता है और सरकार अपने मनमाने विपक्ष के मजबूत नहीं रहने से सरकार मनमाने तरीके से निर्णय नहीं ले लगती है। तो उस पर सरकार को ध्यान देना पड़ेगा और उसमें कंट्रोलिंग तो ज़रूरी है, ताकि जनता का जो जिस तरह से जिस उद्देश्य से, जिस खुशी से, जिस उम्मीद से जनता सरकार चुनी है, मतलब एनडीए को मतलब साथ दिया, बहुमत दिया, उस हिसाब से सरकार को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि पहले से ही सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता रहा। अब रह गई बात महागठबंधन के साथियों के लिए, तो महागठबंधन के साथियों को काफ़ी कुछ सोचना पड़ेगा, आत्ममंथन करना पड़ेगा। बेकाबू होकर के निर्णय लेकर के चुनाव में जिस तरह से महागठबंधन के साथी आपस में लड़ते झगड़ते और चुनाव में दिखे, जिसका परिणाम उनको भुगतना पड़ा। इसलिए महागठबंधन को भी आत्ममंथन और चिंतन करने की ज़रूरत है। हमारे राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह की तरफ बढ़ते, और आप जब ऑफ कैमरा भी हमसे बातचीत करते थे तो कहते थे कि आपको जो ग्राउंड पे माहौल दिख रहा है वो क्लीन स्वीप का लग रहा है और लगभग रिजल्ट वैसा ही आया। किस तथ्य पर ये बातें आप कहते थे और क्यों हो पाया? महागठबंधन को की क्या क्या गलतियाँ रही? नहीं, हम लोग जब घूम रहे थे क्षेत्र में तो जैसे 10 महिलाओं से जब हम लोग बात करते थे तो 7 महिलाएं कहती थी कि उनके पास 10,000 रुपया पहुँच गया है। जो बाकी 3 महिलाएं थीं वो भी बिल्कुल निश्चिंत थीं
और उनका कहना था कि नहीं हमारा भी आएगा, जैसे और लोग का भी बारी बारी से आया है, हमारा भी आएगा। तो महिलाओं को मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि महिलाओं ने डिसिसिव रोल अदा किया है इसमें। अब हम लोग महागठबंधन पर अगर आएँ, जो आपने सवाल किया है, तो देखिए महागठबंधन में एक बात तो तय हो गई कि हरियाणा के संजय यादव, अगर जिस तरह से उनके बारे में चर्चा चल रही है कि वो हावी हैं और तेजस्वी जी के सारे निर्णय पर वो हावी रहते हैं, तो ये तो बात पता चल गया कि कोई हरियाणा का या कोई बाहर का व्यक्ति जो है वो किसी दल को आगे बढ़ाने में मदद नहीं कर सकता है। इसलिए निश्चित रूप से और परिवार में जो डिफरेंसेज हुआ, परिवार में डिफरेंसेज सिर्फ दोनों भाइयों का नहीं हुआ, बहनों से भी डिफरेंसेज हुआ, उसमें तेजस्वी कहीं ना कहीं अलग थलग दिखे और ऐसा लगा कि एकदम वो परिवार से अलग होके मुख्यमंत्री की रेस में रहना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं जो माँ का एक दर्द था वो हम लोगों ने बड़े बेटे के साथ देखा। जैसे आपने 3-4 दिन पहले राबड़ी जी को सुना होगा बोलते हुए, जब वो बहुत भावुक होकर बोल रही थी कि नहीं ठीक तो है, बड़ा लड़का मेरा अपने पैर पर खड़ा हो रहा है तो माँ बाप के लिए उससे बढ़ के क्या बात हो सकती है, और उस समय वो एकदम डबडबा गई थी। तो ये मैसेज जैसे हम लोग जो फील कर रहे हैं वो एक मैसेज भी जा रहा था इसका कि भाई कहीं ना कहीं तेजस्वी में एरोगेंसी आ रही है, परिवार को साथ नहीं लेके चल पा रहे हैं, और इस तरह की जो बात आई। कांग्रेस का रोल जो है सो बहुत ही एक तरह से कहें कि एकदम जो कांग्रेस की जो स्थिति है कि कांग्रेस को तो एक तो कांग्रेस का कोई संगठन नहीं है बिहार के अंदर वो, और लेकिन कांग्रेस को राहुल गांधी ने जो यात्रा निकाली, और उस यात्रा में दरअसल राजद की भीड़ थी, राजद के लोग उसमें थे, लेकिन उनको लग गया कि नहीं साहब ये भीड़ हमसे आकर्षित होकर आ रही है। तो एक बिना संगठन के अगर आप ज़्यादा सीट ले लेते हैं और ये हो जाता है तो उसका नतीजा हम लोगों ने देखा कि कांग्रेस अब एक सीट पर, सिर्फ किशनगंज सीट जो है उसी पर निकल रही है। चौथा जो कारण हमको नज़र आ रहा है वो हो रहा है कि जो मुसलमानों के वोटों का जो बिखराव हुआ है ज़बरदस्त ढंग से, और उसका पहचान ये है कि सीमांचल में राजद का सुपड़ा साफ हो गया है, और वहाँ पर AIMIM जिसके खिलाफ में जिसके बारे में तेजस्वी जी ने खुद कहा कि ये जो है सो ये हैं माने एनार्किस्ट या इस तरह का कुछ बात उनके बारे में ओवैसी के बारे में कहा, वहाँ AIMIM 6 सीट लेती हुई नज़र आ रही है। तो ये जो मुसलमानों का वोट जो दरका है ये सिर्फ सीमांचल में नहीं दरका होगा। अभी हम लोगों की बातचीत हो रही थी, बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं जो हैं उन लोगों के यहाँ भी 10,000 रुपया पहुँचा है और उन लोगों ने भी वोट किया है उसको। उसी तरह से जादवों में जो महिलाएं हैं उनकी वो भी अपने परिवार से अलग जाके इस 10,000 रुपया, चूँकि जादवों के यहाँ भी पहुँचा, सबको पहुँचना है तो उनको भी मिला है, तो उन लोगों ने भी वोट किया है। और इस तरह से जो बम्पर वोटिंग जो हम देख रहे हैं, जो एक तरफा एक पक्षीय, एक तरह से कहा जाए तो मेरा भी अनुमान फेल कर गया, क्योंकि मैं 168 का मैं कह रहा था शुरू से कि 168 जो है सो आएगा, लेकिन अब ये 208 तक पहुंच गया हुआ है। तो एक तरह से मैं भी मानता हूं कि मेरा भी प्रेडिक्शन सही नहीं हुआ है। मुकेश त्रिपाठी जी, कांग्रेस की हार जो है, इतनी बुरी हार, बहुत खराब स्थिति हो गई है कांग्रेस की यहाँ पर, क्या किसको जिम्मेदार मानते हैं? निराशजनक रही है हमारी पार्टी की हार जो है, बहुत निराशजनक है। ऐसी आशा किसी ने नहीं की थी। मुझे नहीं लगता है कि शायद ही कल्पना से ये परे है। 2010 में जब हम अकेले लड़ रहे थे तो 4 सीट पर जीते थे और हर जगह अच्छा प्रदर्शन किया था। इस बार ये साथ रह के गठबंधन में सभी सहयोगियों के साथ रह के जिस तरह से प्रदर्शन हुआ बहुत निराशाजनक है। इसके कई एक कारण है, टिकट वितरण से लेके सबसे बड़ा तो कारण मैं ये मानता हूँ कि विगत 7 साल से न प्रदेश कांग्रेस कमेटी है ही नहीं, सिर्फ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं। तब जब प्रदेश में नहीं है तो जिला कांग्रेस कमेटी भी नहीं है, तो जिला कांग्रेस कमेटी नहीं तो बहुत जगह ब्लॉक कांग्रेस कमेटी नहीं है। ये प्रोफेसर साहब ने अच्छा कहा कि संगठन है ही नहीं, वो सिंगल मैन चल रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष जी। और प्रदेश अध्यक्ष को जिस तरह से 2 महीना पहले चुनाव से पहले बदला गया, और वो एक आश्चर्यजनक था, हर किसी के लिए वो फैसला आश्चर्यजनक था। जब चुनाव अपने सर पर आ रहा है, आपको अंतिम तैयारी करनी, युद्ध में जाना है, उस समय आप अपने सेनापति को बदल दिए। नए जो सेनापति आए उनमें उतनी नेतृत्व की क्षमता नहीं थी। विधायक हो जाना और संगठन चलाना दोनों में फ़र्क होता है। और जो विधायक दल के नेता हमारे बने
वो उनको तो उनके बारे में कुछ भी कहना वो बेकार है। वो जुड़े ही नहीं कहीं किसी कार्यकर्ताओं से और नहीं कहीं दौरा हुआ, तो संगठन और पार्टी नेतृत्व की जरूर कमी रही है। और हमारे कृष्णा अल्लावरू जी प्रयोग करते रह गए, या देवेंद्र यादव जी जो राष्ट्रीय सचिव थे उनकी भी घोर सारी अथी हुआ। टिकट वितरण में जो जिस तरह से हुआ, हंगामा हुआ पार्टी का, और ये फ्रेंडली फाइट जब हो रहा था तो फ्रेंडली फाइट में अकेले लड़ जाते, उससे अच्छा था। लेकिन जो कारण तो कई एक है और बहुत निराशजनक है। कांग्रेस पार्टी को उठने में अब समय लगेगा और पार्टी नेतृत्व को बहुत मंथन करना होगा। ऐसे काम नहीं चलेगा, जिम्मेवारी तो लोगों को लेनी होगी और इस्तीफा देना ही होगा। और पार्टी नेतृत्व इस पर विचार करे कि किन लोगों की ये गलती है। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे राज्य के मतदाताओं ने सरकारी कार्यालय में जो भ्रष्टाचार है उसको स्वीकार कर लिया है। घूस दो, अपना काम कराओ, ये अब सरकारी मान्यता प्राप्त है। अब आप जो भी जाएंगे हमारे बिहार के नागरिक सरकारी कर्मियों के जो व्यवहार से पीड़ित होंगे, और कुछ ऐसे भी हैं जो जीते हैं या विजय श्री माला पहने हैं, उनका पूर्व का जो रिकॉर्ड रहा है जनप्रतिनिधियों का वसूली राज, अटर्नी राज, वो अटर्नी राज फिर से कायम हो गया है। ठीक है, मनोज कुमार वत्स जी भाजपा से हैं, आपसे अब ये बात प्रतिक्रिया ले लेते हैं कि आशा से बढ़कर जो है वो आपको वोट मिला है, जनता का समर्थन मिला है, लेकिन एक आरोप लग रहा है कि अब जो है वो ब्यूरोक्रेसी के हाथ में चल जाएगी आपकी सरकार। क्या कहेंगे? देखिए, इस चुनाव को ऐसे देखें कि 2005 में एनडीए प्रारंभ होती है, नीतीश जी की सरकार बनती है। 2005 से और 10 के बीच जो हम लोगों ने काम किया, तो उस काम के आधार पे जो आज मैंडेट मिला है, जनादेश मिला है, हूबहू जनादेश 2010 में हम लोगों को मिला था। 206 सीट हम लोग को मिला था, कांग्रेस को 4 सीट मिली थी और राष्ट्रीय जनता दल को 22 सीट मिली थी। लगभग उसी जगह पे जा रहा है। 2015 में किसी कारण से हम लोग और नीतीश जी चुनाव साथ में नहीं लड़े थे। 2020 का चुनाव हुआ, उसमें हमसे अलग हो गए चिराग पासवान जी। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो चुनाव नहीं लड़े, लेकिन जदयू के खिलाफ चुनाव लड़े, जिसके कारण हम उतना सीट नहीं लाए और हमारा वोट परसेंटेज 37% गया। हम लोगों ने इस पर विचार किया, हमारा नेतृत्व ने, शीर्ष नेतृत्व ने, और चिराग जी को लोकसभा में फिर ले लिया। और उपेंद्र कुशवाहा जो ओवैसी जी के साथ चुनाव लड़ रहे थे, उनको हम लोगों ने लिया। तो हम लोगों ने ऐसा माना कि 37% और 4-5% लोजपा का, फिर उपेंद्र कुशवाहा जी का, लगभग हम लोग 45% वोट को एक साथ करने का प्रयास किया। साथ ही साथ हम लोगों ने एक कार्य और किया कि जो केंद्र की योजनाएं हैं, राज्य की योजनाएं हैं, पेंशन हम लोगों ने बढ़ाया, महिलाओं को जीविका दीदी के द्वारा जो महिलाओं को स्वरोजगार के लिए हम लोगों ने सीड अमाउंट दिया। तो ये सारी चीजें जब एक साथ हुई तो हमारा आज वो रिजल्ट दिख रहा है। जैसा कि हमारे अग्रज ने आरोप लगाया है कि प्रखंड में, थाने में, अंचल में भ्रष्टाचार बढ़ेगा, तो ये तय मानिए हमारी सरकार ने विसूत्री का गठन किया है। उसमें हमारे जो भी एनडीए के नेता हैं, स्थानीय स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, उनको उसमें जोड़ा गया है। वो समाज से ही आते हैं। हम लोगों ने नागरिक परिषद का गठन किया है। तो इस तरह से अगर लोग नौकरशाह उस पर भ्रष्टाचार करने का प्रयास करेंगे तो लोकशाही में ये विधायक, सांसद के अलावा जो हमारे अन्य सरकार के प्रतिनिधि बन के आए हैं, चाहे वो 20 सूत्री के द्वारा या नागरिक परिषद के द्वारा, उन लोगों के द्वारा इस पर नियंत्रण किया जाएगा। ठीक है, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण की बात हो रही है और डॉक्टर नवनीत शांडिल्य आपके पास आते हैं। आप शुरू से भाजपा और आरएसएस के साथ जुड़े रहे हैं और उसके बाद चिकित्सा सेवा दे रहे हैं शहर को। इस तरह के रिजल्ट जो कि पहले कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, ये रिजल्ट देख के कैसा लग रहा है? बल्दे मातरम, ये जो स्वीप हुआ है, यह हम लोगों का प्रयास के चलते जो हमारे भाजपा के आ रहे थे और विद्यार्थी परिषद, ये लोग जो काम किए हैं ग्राउंड लेवल पर जब तक काम नहीं होता तब तक यह स्वीप नहीं हो पाता।
बहुत लोग कहते हैं 10,000 दिए ही दिए, वो सब का कोई मायने मतलब नहीं है। मायने मतलब है हर के पास जागरूकता हो गया है और हर कोई डाल दिया है मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से। हम तो क्या कर रहा है, बोलने में और करने में अंतर होता है, और दो लोग हवाई राजनीति करते हैं। उनको मैं बता देना चाहता हूँ, हवाई राजनीति अब नहीं होना, अब ग्राउंड लेवल पर राजनीति करना होगा। ग्राउंड लेवल की राजनीति की वजह से ये जीत हासिल हुई। डॉक्टर विनोद प्रसाद यादव जी, आपके पास आते हैं, और आरजेडी को जिस तरह से हार का सामना करना पड़ा, और देख रहे हैं हम कि राघोपुर से तेजस्वी यादव की जो सीट है वहाँ पे भी भयानक लड़ाई चल रही है। ये स्थिति क्यों आ गई? और आरजेडी जिसके बारे में कि ये पहले प्रेडिक्शन किया जा रहा था कि शायद वो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आएगी, लेकिन नतीजे बहुत चौंकाने वाले आए हैं। क्या लगता है और क्या सुधार की ज़रूरत है? आरजेडी को सीट चाहे जितना भी आ रहा हो, लेकिन आज भी जब आप जोड़ कर देखेंगी तो मतदान का जो प्रतिशत है, बिहार के ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं ने आरजेडी के पक्ष में, अगर एक पार्टी की सरकार बननी होती तो आज भी आरजेडी सबसे एक नंबर की पार्टी मतदान प्रतिशत के हिसाब से आगे आएगी। जो आप शाम में जब कैलकुलेट करेंगी तो आपको पता चलेगा कि आरजेडी का सीट चाहे जितना भी हो, मतदान प्रतिशत सबसे ज़्यादा आरजेडी के पक्ष में है। अब जहाँ तक ये स्थिति का सवाल है तो मैं बहुत स्पष्ट हूँ कि नीतीश कुमार जी ने प्रदेश के खजाने से चुनाव घोषणा के घंटों पूर्व 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं के खाते में भेजकर उन्होंने महिलाओं के वोट को खरीदा है। और चूंकि बिहार में महिला मतदाताओं का प्रतिशत पुरुष मतदाताओं से 9% ज़्यादा है, और हर महिला मतदाता के खाता में 10,000 रुपया पहुँचना, यहाँ आपको पता होगा कि बिहार में चुनाव के एक दिन पहले 500 और 1,000 रुपये पर ही मतदाता बिकते हैं, भले उनकी संख्या जो रही हो। तो ऐसी स्थिति में जब सार्वजनिक रूप से 10,000 रुपया हर महिला मतदाता को मिली हो तो उसका परिणाम क्या होगा? चूँकि 1,40,00,000 महिला मतदाताओं की संख्या है, उसमें इस तरह के परिणाम से हम ये नहीं हो सकते हैं। दूसरी बात कि तेजस्वी प्रसाद यादव का जहाँ तक सवाल है तो उनका चुनाव परिणाम अभी सामने नहीं आया है। आप अभी ये नहीं कह सकती हैं कि वे चुनाव हार रहे हैं। अंतिम परिणाम आने के बाद अगर आपको लगे कि चुनाव हार रही हैं तब हम अपना इस पर मंतव्य देंगे। मेरा पूरा विश्वास है कि तेजस्वी प्रसाद यादव इस चुनाव में अपने कम से कम विजयी होंगे। और जहाँ तक पूरी पार्टी का सवाल है, पार्टी को आत्ममंथन करना होगा। कहीं ना कहीं हमसे कुछ गलतियाँ हुई हैं, असेसमेंट में कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है कि हमारा रणनीति किस प्रकार का हो, रणनीति के निर्माण में हमारी चूक हुई है, और रणनीति में चूक होने के चलते ही हमारी ये स्थिति की ओर हम जा रहे हैं, ऐसा हमें लगता है। चुनाव के बाद जब हम आत्ममंथन करेंगे, मुद्दों की बात करेंगे, अपने सहयोगियों की बात करेंगे, अपने पार्ट में क्या हमारा लैप्सेज रहा उसकी बात करेंगे, तो तमाम चीज़ें स्पष्ट होकर आएंगी। चूँकि आरजेडी को राजनीति मात्र इसी साल तक नहीं करना है। आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है और इस पर बिहार के मतदाताओं का, बिहार की जनता को बहुत भरोसा है। चुनाव हम हारते हैं, चुनाव जीतते हैं। चुनाव तो देश की प्रधानमंत्री भी हार चुकी हैं, इसलिए चुनाव हारना, तेजस्वी जी जीतेंगे, हारने की कहीं कोई बात नहीं है। चुनाव हारना जीतना अलग की बात है। लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए, और इस लोकतंत्र में जो विपक्षी पार्टियों का रोल होना चाहिए, विपक्ष को विपक्ष के रूप में काम करना चाहिए। और हमारी संख्या चाहे जो भी हो, मजबूत विपक्ष की भूमिका न सिर्फ सदन में बल्कि हर गांव, चौक चौराहों और प्रखंड स्तर पर हम प्ले करेंगे और अपनी स्थिति को मजबूत करेंगे। और आने वाले चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, हम अपना बदला हुआ स्वरूप कैसे मतदाताओं के सामने रख पाएँ, और जो सरकारी फंड से जो वोट की खरीदारी हुई है इस पर क्या लोगों की राय है, पूरा देश का जनमत क्या कहता है, या क्या और हिडन एजेंडा है, इन तमाम चीज़ों की जानकारी 1-2 दिनों में मिलेगी। और जब तमाम चीज़ों की जानकारी मिलेगी तो उस पर हम लोग व्यापक समीक्षा करेंगे, और समीक्षा के बाद फिर हम आपसे मिलेंगे और अपने दल की स्थिति और इस चुनाव के संदर्भ में जो हमारी ये स्थिति हुई है उस पर हम चर्चा करेंगे।
वीरेंद्र राय जी जनसुराज से हैं, आपसे पूछते कि ये प्रशांत किशोर जी 3 साल से पदयात्रा कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे और अपने बच्चों के लिए वोट देने के लिए मतदाताओं से आग्रह कर रहे थे, लेकिन 10,000 रुपये उनके इस कथन पे भारी पड़ गया। मतलब जो अभी हम बातचीत सुन रहे हैं उससे यही लग रहा है, आपका क्या कहना है? बिहार के लोग अभी बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हैं। शिक्षा, रोजगार, पलायन, इससे बचने के लिए, बचाव के लिए जो प्रशांत किशोर जी ने सुझाव दिया उस पर वो तैयार नहीं है। उनको पैसा प्यारा है, अपना बच्चा प्यारा नहीं है, विद्यालय प्यारा नहीं है, रोजगार प्यारा नहीं है, छोटा सा जाति प्यारी है, जाति भी प्यारी है। जातीय जो बंधन है बिहार में, 2 धारा में फिर लड़ाई बट गई। प्रशांत किशोर जी की जो धारा थी वो बिहार बदलाव के लिए, जिस आदमी ने 3 साल से गांव के हर पगडंडियों पर घूमकर अपने चर्चा, अपने पर्चा और अपने खर्चा से बिहार बदलाव की तैयारी किया, तो लोग तैयार नहीं है, इसलिए बिहार बदलाव नहीं हुआ, बिहार में सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ। और आने वाले समय में फिर प्रयास जारी रहेगा और आगे देखते हैं फिर क्या होता है। पहली बार चुनाव था, 1 साल की पार्टी है और पहली बार तो लोग हारने के लिए लड़ता है, दूसरी बार हराने के लिए और तीसरी बार सत्ता के लिए लड़ता है। ये प्रयास जारी रहेगा, आगे भी जनसुराज का प्रयास जारी रहेगा। ठीक है, एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट के लिए बढ़ते हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह के पास और जानते हैं कि वोट प्रतिशत में कितना बड़ा अंतर रहा है पिछले बार और इस बार के। देखिए, अब तक जो चुनाव आयोग के साइट पर हम जो देखने को मिला है उसमें 3 बजे तक का जो आंकड़ा है उसमें हम आपको बताते हैं। जो पिछली बार जो राजद का प्रतिशत था वो लगभग, मतलब पूरे महागठबंधन का राजद का प्रतिशत 23.11 था, लेकिन इस बार 3 बजे तक का आ रहा है, राजद का 22.69% है। हालांकि बहुत मतलब परिवर्तन नहीं हुआ है, राजद की बहुत स्थिति खराब नहीं, सीटों में तब्दील नहीं हुआ है क्योंकि एनडीए का वोट प्रतिशत बढ़ा है। जैसे एनडीए का बता रहे हैं, जो पिछले बार जदयू का था 15.39 और उसमें इस बार आ गया है जदयू का अब तक 3 बजे तक का जो दिखा रहा है 18.80। फिर उसमें पिछली बार भाजपा, मतलब क्या कहते हैं, वीआईपी पिछले बार एनडीए के साथ था, तो उसका भी वोट उसमें था 1.52 और इसके बाद हम था साथ में, तो हम का था 0.89। कुल मिलाकर के 37.26 था एनडीए का और महागठबंधन का था 37.23, लेकिन बहुमत के करीब पहुंचा था एनडीए और सरकार जैसे बना लिया। लेकिन इसमें अब फिर देख लीजिए, राजद का दे रहा है 22.69, कांग्रेस का है 8.69, CPI-ML 2.99, CPI-M इसका है 0.65, CPI 0.70, फिर बसपा का है 1.52, जो ओवैसी जी की पार्टी है उनका 2.06 है। इस तरह से जो परसेंटेज आया है। हाँ, अगर हम देखें तो एनडीए लगभग आपको 44% से ज़्यादा है जी, और 40%, 30% के अंदर ही सिमट के रह गए हैं। यहाँ 30% के अंदर, 30-35%, 22 से 30 के लगभग जैसे आ गए हैं और ये 3 बजे तक का आंकड़ा है। तो उस स्थिति में बहुत ऐसी स्थिति नहीं है जो महागठबंधन समाप्त ही हो गया बिहार में। महागठबंधन को सोचने और विचारने की ज़रूरत है ताकि वो रणनीति तैयार करके फिर से अपने आप को राजनीति में पेश कर सके, जनता में विश्वास जीत सके, इसलिए उसको रणनीति तैयार करने की ज़रूरत है। और क्या कहते हैं, जो एनडीए है, जो सत्ता में आई है सरकार, उसको सोचने में उनको भी अराजक होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अभी तक की जो शाम 4 बजे से 4 साढ़े 4 बज रहे हैं अभी, और अभी तक का अपडेट हमने आपके सामने रखा। और अभी भी जो है वो पूरा चुनाव आयोग की तरफ से जो डिक्लेरेशन है वो पूरी तरह से नहीं आया, हालांकि अपडेट लगातार उसके ऐप के माध्यम से और वेबसाइट के माध्यम से दिखाए जा रहे हैं। पूरी फाइनल रिपोर्ट हम आपको शाम को एक बार और प्रेजेंट करेंगे। अभी इस पूरे मतदान की प्रक्रिया के विषय पर इतनी सारी बातें साझा करने के लिए जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ इस चर्चा को यहीं पर देते हैं विराम। आप बने रहिए हमारे साथ फाइनल अपडेट्स तक के लिए। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।